हेलो एवरीवन। हिस्टोरियोग्राफी प्रेजेंट टारगेट यूपीएससी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो लेक्चर हमारे हिस्ट्री प्रोग्राम का 6th लेक्चर होगा, जिसमें हम प्री मौर्यन एज को कंटिन्यू रखते हुए उसका 3rd डिवीजन मीन्स बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को पढ़ेंगे। इसके पहले वाले 2 डिविजन्स में हमने महाजनपदा एंड पर्शियन एंड मैसेडोनियन इन्वेजन, जिसे हमने ग्रीक इन्वेजन भी कहा है, इसे देखा है। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में जानने से पहले हमें उनके ओरिजिन के कॉजेस को जानना ज़रूरी है। ओके, तो देयर आर मल्टीपल कॉजेस, ओके, जो हिस्टोरियंस ने दिए हैं, बट प्रोमिनेंटली जो 4 फेमस है, ओके, जिस पे यूनिवर्सली सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला कॉज है 4-fold स्ट्रैटिफिकेशन। हमें ये चीज़ तो कंफर्म पता है कि प्री मौर्यन एज जो है वो हेवीली वैदिक रिलीजन से इन्फ्लुएंस था, और वैदिक रिलीजन का बेस ही 4-fold स्ट्रैटिफिकेशन था, जिसमें सोसाइटी को 4 वर्णों में डिवाइड किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र रिस्पेक्टिवली। ओके, और वैदिक रिलीजन के अनुसार ब्राह्मण, इनका काम रिचुअल्स परफॉर्म करना, क्षत्रिय इनका काम रूल करना और वॉर में एंगेज होना, वैश्य इनका काम ट्रेड करना, और जो शूद्र थे, शूद्र बेसिकली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में एंगेज रहते थे। यह 4-fold स्ट्रैटिफिकेशन। कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है जिसमें ब्राह्मण सुपीरियरिटी होने की वजह से कुछ क्षत्रिय क्लास जो था वो स्ट्रांगली रिएक्ट किया या फिर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज किया इस 4-fold स्ट्रैटिफिकेशन को, जिसके वजह से हमें ऐसा दिखता है कि ड्यूरिंग प्री मौर्यन एज हंड्रेड्स ऑफ फिलोसॉफिकल फिलोसॉफर उनका राइज हुआ था, बट उसमें से 2 प्रोमिनेंट थे, एक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, क्योंकि इनका ज़्यादा प्रचार और प्रसार हुआ। इतिहासकारों ने गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर के क्षत्रिय होने के आधार पर अपनी इस थ्योरी को प्रपोज किया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट रीज़न है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के राइज के लिए, जिस पर यूनिवर्सली सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो है एनिमल वेल्थ। ओके, जैसे कि हमें पता है कि प्री मौर्यन एज, लाइटर वैदिक एज या फिर प्री मौर्यन एज, ये दोनों भी एज में एनिमल वेल्थ ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि एग्रीकल्चर के मॉडर्नाइजेशन की वजह से हमें एनिमल्स एग्रीकल्चर के लिए यूज़फुल थे, हमें एग्रीकल्चर करने के लिए एनिमल लगते थे। बट कुछ वैदिक रिचुअल्स में एनिमल के सैक्रिफाइसेस का मेंशन मिलता है। ग्रोइंग वैदिक रिलीजन का इन्फ्लुएंस, ओके, वैदिक रिलीजन के इन्फ्लुएंस मतलब ग्रो होने की वजह से एनिमल सैक्रिफाइस बढ़ने लगे। एनिमल सैक्रिफाइस बढ़ने की वजह से एनिमल वेल्थ डिक्रीज होने लगा। एनिमल वेल्थ डिक्रीज होने की वजह से उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमें एग्रीकल्चर पर दिखता है। इसके वजह से जो भी ये फिलोसोफर है, ओके, इनका राइज हुआ था, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है, क्योंकि इसके लिए उन्होंने कॉमन बेस जो दिया है वो बुद्ध और वर्धमान महावीर इनके द्वारा प्रपोज की गई उनकी मेन जो थ्योरी थी, ओके, मेन जो एक सिद्धांत था वो अहिंसा का प्रपोज किया। तीसरा इंपॉर्टेंट रीज़न बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज के लिए, कुछ इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि जब महाजनपद इस्टेब्लिश हुई, मीन्स बिग सिटीज़ का राइज हुआ ईस्टर्न पार्ट में या फिर नदर्न पार्ट में इंडिया के, तो वहाँ पर अगर बिग सिटी राइज हो रही है मीन्स ट्रेड बढ़ेगा मीन्स प्रॉस्पेरिटी आएंगी, और जो एक कम्युनिटी ट्रेडिंग में मेनली एंगेज थी वो थी वैश्य कम्युनिटी। और जब ट्रेड बढ़ने लगा, प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगी, तो वैश्य कम्युनिटी भी प्रॉस्पर होने लगी। ओके, अब वैश्य कम्युनिटी प्रॉस्पर होने की वजह से और वैदिक रिलीजन में, ओके, जो हेरार्चिकल ऑर्डर है उसमें वो 3rd प्लेस पर आते थे। कुछ वैश्य जो थे वो ऐसे रिलीजन को ढूंढ रहे थे जो उनका सोसाइटल स्टेटस जो है वो एलिवेट कर सके। उसकी वजह से भी, ओके, बुद्धिज्म और जैनिज्म का राइज हो सकता है, ऐसा कुछ इतिहासकारों का मानना है। थर्ड लास्ट, अगर कुछ हम कहें एक कॉमन पॉइंट बुद्धिज्म और जैनिज्म के राइज के लिए, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि उस वक्त के जो पीपल थे, उस वक्त की जो सोसाइटी थी कंटेम्प्रेरी एज में, वो लोग सिंपल लिविंग को प्रेफर करते थे। मीन्स भले ही वहाँ पर अभी ट्रेड प्रॉस्पेरिटी आई होंगी, लोग अलग अलग लग्जरीज एंजॉय करते होंगे, बट जो मेजर क्लास था, जो मेन क्लास था, ओके, कॉमन पीपल का, वो सिंपल लिविंग ही प्रेफर करता था। ओके, उन्हें लग्जरीज से, ओके, लग्जरियस लाइफ से कुछ लेना देना नहीं था, वो सिंपल लिविंग ही प्रेफर करते थे। आप अब यह जो सिद्धांत है इसको उन्होंने क्यों प्रपोज किया, क्योंकि हमें दिखता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म में सिंपल लिविंग ही
जो दोनों फाउंडर है उन्होंने प्रपोज की है। सो ये जो 4 पॉइंट है कुछ इतिहासकारों के मुताबिक बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के राइज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो नेक्स्ट हमें यह देखना है कि ये जो 2 रिलीजन थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, इनके फाउंडर गौतम बुद्ध और वर्धमान महावीर, इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, मीन्स जो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हमें इंपॉर्टेंट है वो हम देखेंगे। सो एज वी ऑल नो, बुद्धिज़्म was established by Gautam Buddha, okay, who also identified as a Siddhartha in the literature। जो शाक्य क्लैन जो था कपिल वस्तु का, उसको बिलोंग करते थे। अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, गौतम बुद्ध इनका जन्म 563 BC एट लुम्बिनी, जो अभी नेपाल में है, वहाँ पर हुआ है। ओके, अब यहाँ पर बहुत से डेट्स जो है वो एग्जैक्ट डेट नहीं है। ओके, कुछ डेट 563 BC बताते हैं, कुछ डेट 567 BC बताते हैं। ओके, सो डेट्स में वेरिएशन है, बट ये यूनिवर्सली एक्सेप्ट डेट है 563 BC एट लुम्बिनी। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट गौतम बुद्ध इनके लाइफ में आया था, जब उन्होंने वर्ल्ड का टोटल रिनाउंसिएशन कर दिया था, जिसे महाविनिष्क्रमण ऐसा भी कहा जाता है, वो एट द एज ऑफ 29। ओके, आफ्टर विटनेसिंग 4 सीन, 4 दृश्यों को देखने के बाद उन्होंने संन्यास लेने का ठान लिया। जब उन्होंने एक यात्रा को जा रहे थे, हम कहेंगे कि एज पर टू द ट्रेडिशन वो एक क्या कहेंगे हम, मेला यात्रा, ओके, एक कार्यक्रम को जा रहे थे। तब जाते हुए उन्हें 4 दृश्य दिखे। वो दृश्य कौन से थे? एक बूढ़ा व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक साधु। ओके, तो पहले 3 दृश्यों में तो उन्हें दुःख ही दिखा। बूढ़ा व्यक्ति भी दुःख होता है, ओके, बीमार व्यक्ति भी दुःख ही होता है और मृत व्यक्ति भी दुःख ही होता है। पर जब उन्होंने चौथा दृश्य देखा, जब उन्होंने एक साधु को तपश्चर्या करते हुए देखा, तब उसके चेहरे पर के स्मित हास्य, ओके, वह तेज देखकर वो बहुत प्रभावित हुए। और जो पहले 3 दुःख थे, वो दुःख की वजह से ये साधु क्यों नहीं, ओके, चिंतित। तो मतलब वो सच की खोज में, ओके, सच ढूंढने के लिए उन्होंने वर्ल्ड का टोटल रिनाउंसिएशन कर दिया। मीन्स वो सच खोजने के लिए चले गए। ओके, इस दुःख जो है, उस दुःख से हम कैसे दूर हो सकते हैं, ओके, इस दुःख से हम कैसे बच सकते हैं, यह ढूंढने के लिए उन्होंने वर्ल्ड का टोटल रिनाउंसिएशन एट द एज ऑफ 29 किया था। सो लगभग 6 साल तक वो इधर उधर भटकते रहे। ओके, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग ग्रुप्स के वो अंडर आए, उनके इन्फ्लुएंस के अंडर आए। उन्होंने तपश्चर्या की, दुःख क्या रहता है, दुःख का निवारण कैसे कर सकते हैं, यह उन्होंने खोजना चाहा। और फाइनली एट द एज ऑफ 35, ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये जगह, नदी, ये सब इंपॉर्टेंट है। सो एट द एज ऑफ 35 कहाँ पर? बोध गया, जो आज के बिहार में है। ओके, एट द एज ऑफ 35 बोध गया अंडर द पीपल ट्री। ओके, ये पेड़ भी इंपॉर्टेंट है। अंडर द पीपल ट्री कहाँ पर? एट निरंजना रिवर। ओके, फाल्गु रिवर, जिसे हम निरंजन रिवर कहते हैं। एंड ऑन द निरंजन रिवर ऑन 49th डे ऑफ हिज मेडिटेशन। ओके, कंटिन्यूस जो 49th डे था उनके मेडिटेशन का, सो उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। ओके, वो निर्वाण प्राप्त कब हुआ, वो भी स्टोरी है कि सुजाता आएंगी, सुजाता उनको खीर देंगी और उनको निर्वाण प्राप्ति होगा। ओके, उनके अंदर चेतना आएंगी और वो सच का ज्ञात हो जाएंगे, निर्वाण प्राप्त कर लेंगे। ओके, सो जैसे ही उन्हें निर्वाण प्राप्ति होता है, तो वो अपना पहला सरमन, ओके, पहली स्पीच, पहली टीचिंग उन्होंने कहाँ पर दी थी? तो सारनाथ में, दीर पार्क में। ओके, ये जगह भी इंपॉर्टेंट है, सारनाथ में दीर पार्क है, वहाँ पर उन्होंने सबसे पहली बार प्रीचिंग की थी अपनी फिलोसॉफी, अपनी टीचिंग को। ओके, और उस जो इंसिडेंस है उसको कहा जाता है धम्म चक्र परिवर्तना। ओके, सो धम्म चक्र परिवर्तना किस चीज़ से रिलेटेड है? तो गौतम बुद्ध के पहले प्रीचिंग से, पहले टीचिंग से। ओके, और वहाँ से फिर गौतम बुद्ध इनका टीचिंग का सिलसिला शुरू हुआ। एंड एट द एज ऑफ 80, ओके, इन 483 BC उनका कुशीनगर, यहाँ पर, ओके, मल्ल की ये एक राजधानी थी, कुशीनगर। ओके, मल्ल जो हमने देखा है रिपब्लिकन स्टेट था, मल्ल की 2 राजधानी, पावा एंड कुशीनगरा। सो वन ऑफ द कैपिटल ऑफ मल्ल एट कुशीनगर। ओके, गौतम बुद्ध इनका 483 BC में डेथ हुआ, जिसे हम कहेंगे महापरिनिर्वाण हुआ। ओके, अब वो महापरिनिर्वाण, उनकी डेथ हो गई कहाँ पर? कुशीनगर में। सो ये था एकदम ब्रीफ स्टोरी गौतम बुद्ध इनके लाइफ से जुड़ा हुआ। ओके, अब नेक्स्ट हमें गौतम बुद्ध के लाइफ से जुड़े हुए जो इम्पोर्टेंट लोग थे। अब देखो, गौतम बुद्ध अगर इम्पोर्टेंट है, गौतम बुद्ध अगर हिस्टोरिकल फिगर है, तो उनसे जुड़े हुए सभी लोग अभी हिस्टोरिकल फिगर होंगे। तो हमें सबके बारे में पता होना ज़रूरी है। ओके,
सो उनके लाइफ से जुड़े हुए जो लोग थे उसमें उनके पिता शुद्धोधन, माता महामाया, ओके, देन उनकी वाइफ यशोधरा, पुत्र राहुल, ओके, उनका कजिन देवदत्ता, नेक्स्ट उनकी जो स्टेप मदर थी, ओके, और जो पहली बुद्धिस्ट नन भी थी वो गौतमी, नेक्स्ट उनका फेवरेट डिसाइपल जो था वो था आनंद, नेक्स्ट उनका जो चैरिएटर था, जो रथ सवार था, जो उनको कंपटीशन में लेके जा रहा था, ओके, जिसके पास उन्होंने सब कुछ दान मतलब सब अपने बिलोंगिंग्स उनके पास देकर उन्होंने महाभिषिक्रमणा पर निकल गए, ओके, वो इन सर्च ऑफ ट्रुथ निकल गए। वो कौन था? तो तब चन्ना था, और जिस घोड़े के ऊपर वो सवार होके उस वक्त जा रहे थे, ओके, उस वक्त वो घोड़ा भी अभी अमर हो चुका है, उनका नाम था कंतका, ओके, उस घोड़े का नाम था कंतका। नेक्स्ट गौतम बुद्ध के मोस्ट लर्न डिसाइपल कौन थे? तो महाकश्यपा या फिर कश्यपा। नेक्स्ट एक बार्बर था, ओके, उनका नाम था उपाली। नेक्स्ट उस वक्त का एक रिच यूथ जिनका नाम था यशा, ओके, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लोग हैं जो उनके लाइफ से जुड़े थे, ओके। नेक्स्ट अभी ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, यह हमें इवेंट और उसको कौन से सिंबल से डिनोट किया जाता है, ओके, बुद्धिज्म में वह देखना होगा, जिसमें 5 इवेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, जैसे कि बर्थ, बर्थ को डिनोट किया जाता है लोटस या फिर बुल से। नेक्स्ट ग्रेट रिनाउंसिएशन जो उन्होंने एट द एज ऑफ 29 किया था, वह डिनोट किया जाता है हॉर्स से। नेक्स्ट जो निर्वाण उन्हें प्राप्त हुआ था एट द एज ऑफ 35, ओके, वो डिनोट किया जाता है बोधि ट्री से, ओके, जो पीपल का ट्री रहता है बेसिकली, ओके। नेक्स्ट फोर्थ जो इम्पोर्टेंट है वो है फर्स्ट सेरमन जो उनके द्वारा जब उन्हें निर्वाण प्राप्ति हुआ तब उन्होंने दिया था दीर पार्क में सारनाथ में, वो डिनोट किया जाता है धम्म चक्र से, 8 स्पोक्ड व्हील से। नेक्स्ट 5वां जो इम्पोर्टेंट इवेंट है वो है उनकी डेथ या फिर जिसे हम कहेंगे परिनिर्वाण, ओके, उसे डिनोट किया जाता है स्तूपा से। नेक्स्ट अगर हम 4 आर्य सत्य की बात करें जिसे गौतम बुद्ध द्वारा उनकी टीचिंग्स से हर जगह पर सिखाया जाता था, ओके, गौतम बुद्ध द्वारा खुद सिखाया जाता था 4 आर्य सत्य, तो वो हम कह सकते हैं कि जैसे कि गौतम बुद्ध इन्होंने महाभिनिष्क्रमणा मीन्स ग्रेट रिनाउंसिएशन किया था, तो वो किस लिए किया था? तो दुख के निवारण के लिए, खोज के लिए, ओके, मीन्स ये जो दुख है उन्हें दुख हुआ था पहले वो 3 सीन देखकर, ओके, सो उससे कैसे हम इजात पा सके, उससे कैसे हम दूर हो सके, और ये दुख है उसे हम कैसे दूर करके एक अच्छा जीवन बिता सकते हैं, ओके, इसी पर आधारित ये 4 आर्य सत्य है, ओके, जो गौतम बुद्ध द्वारा प्रपोज किए थे। जैसे कि ये दुनिया जो है पूरी दुख से भरी है, दुख का कारण क्या है? तो इच्छा, ईर्ष्या, ओके, मीन्स इच्छा कहेंगे हम, ईर्ष्या से इच्छा, ओके, सो डिजायर क्या है? दुख का कारण है। नेक्स्ट अगर हमें ये दुख रिमूव करना है तो उसका एक मार्ग है, ओके, ये जो दुख है इसको रिमूव किया जा सकता है, बट आपको एक मार्ग उसके लिए अवलंबना होगा, वो कौन सा है? तो अष्टांग मार्ग, ओके, मीन्स 8 फोल्ड पाथ जो गौतम बुद्ध द्वारा दिए गए थे, अगर आप इस 8 फोल्ड पाथ को फॉलो करोगे तो आपको दुख नहीं होगा, ओके, और आप पार्शियल रिनाउंसिएशन, पार्शियल हम कह सकते हैं कि निर्वाण प्राप्त कर सकते हो, ऐसा गौतम बुद्ध का कहना था, ओके। सो वो कौन से थे 8 फोल्ड पाथ? तो उसमें राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन, ये अष्टांग मार्ग आते हैं गौतम बुद्ध के, ओके। नेक्स्ट बुद्ध धर्म से जुड़े हुए जो रत्नत्रिय है उसमें बुद्ध, धम्म एंड संघ, ये 3 इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमें बुद्धिज्म से रिलेटेड देखना है वो है बुद्धिस्ट काउंसिल, ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये भी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ओके, जब बुद्ध इनकी डेथ हो गई थी इमिडिएटली उसी ईयर में ये बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट की गई थी, ओके, अंडर द पैटर्नेज ऑफ अजात शत्रु, राजा बिंबिसारा के पुत्र अजात शत्रु तत्कालीन मगध साम्राज्य के सम्राट थे, ओके, उनके पैटर्नेज में पहली बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुई जिसके चेयरमैन थे महाकश्यपा, ओके, या फिर कश्यपा, बुद्ध इनके मोस्ट लर्नड डिसाइपल जैसे कि हमने देखा है, ओके। देन इसी काउंसिल में, ओके, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखनी है आपको कि आनंद इनके द्वारा सत्य पिटका कंपोज किया गया जिसमें बुद्ध के विचार, बुद्ध के जो कहे थे, सेइंग थी, उसको लिखा गया, और उपाली के द्वारा विनय पिटका मीन्स मोनेस्टिक कोड, विनय आपको कैसा आचरण करना है, ओके, मोनेस्टिक कोडों का
जो कंपाइलेशन है वो किस में किया गया, तो विनय पिटका। ओके, तो एक याद रखना चीज़, पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में सुत्त पिटका एंड विनय पिटका कंपोज हुआ। नेक्स्ट उसके 100 साल बाद, ओके, इन 383 BC, अब यहाँ पर जो कैपिटल है वो ट्रांसफ़र की गई है। ओके, सो पहली बुद्धिस्ट काउंसिल मगध के कैपिटल में हुई थी, दूसरी भी मगध के कैपिटल में होगी, तीसरी भी मगध के कैपिटल में ही होंगी। ओके, पहली कहाँ पर हुई थी, तो तत्कालीन मगध कैपिटल राजगृह में। सेकंड कहाँ पर होंगी, तो जब 383 में मगध के कैपिटल फॉर टेम्पररी रीजन वैशाली को ट्रांसफ़र की गई थी। ओके, तो उस वक्त हुई थी, और उस वक्त इसको पैटर्नेज जो दिया था सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल को, वो दिया था काल अशोका। ओके, शिशुनागा डायनेस्टी के राजा काल अशोका, इन्होंने, सो अंडर हिज पैटर्नेज, ओके, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सब्बकामी, सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल हुई वो कंडक्ट हुई, जिसमें बुद्ध के सेइंग के ऊपर, ओके, बुद्धिस्ट थॉट के ऊपर एक डिवीजन तैयार हुआ। ओके, और मल्टीपल सेक्ट तैयार हुए, मल्टीपल सेक्ट। ओके, वहाँ पर बने मोर देन 100 ऑफ सेक्ट थे, ओके, बुद्धिज़्म के बने हुए। पर उसमें से दो जो प्रोमिनेंट थे वो थे स्थैर वीरावादीन, या फिर उसको हम थेरावादीन कहेंगे, जो ऑर्थोडॉक्स थे, और जो अनऑर्थोडॉक्स थे उन्हें कहा जाता था महासंघिका। ओके, सो ये सेकंड काउंसिल का ब्रीफ था। थर्ड काउंसिल जो कंडक्ट हुई थी वो ड्यूरिंग द रेंज ऑफ अशोका अंडर हिज पैटर्नेज इन 250 BC एट पाटलिपुत्र। ओके, तत्कालीन राजधानी कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। ओके, नेक्स्ट इस काउंसिल के चेयरमैन कौन थे, तो मोगलीपुट्ट तिस्सा, ओके, जिन उपगुप्ता नाम से भी जाना जाता है। सो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ उपगुप्ता थर्ड काउंसिल वॉज कंडक्टेड, और इस काउंसिल में, ओके, जो स्थैर्य वीराधीन जो थे, ऑर्थोडॉक्स जो बुद्धिस्ट सेक्ट था, उन्हें एज अ ट्रू फॉलोवर इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट थर्ड काउंसिल से ही रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है, वो मीन्स अनंत अधिधम्म पीटका। कौन सा, अभिधम्म पीटका, इसका कंपाइलेशन ये थर्ड काउंसिल में ही हुआ। ओके, देन फोर्थ काउंसिल जो कंडक्ट हुई वो अंडर द पैटर्नेज ऑफ कनिष्क, कुशन राजा जो थे कनिष्क, उनके पैटर्नेज में कंडक्ट हुआ था इन फर्स्ट सेंचुरी AD एट कश्मीर। ओके, ये कश्मीर में कंडक्ट हुई थी। इस काउंसिल की चेयरमैनशिप वासुमित्र इनके पास थी। और ये जो फोर्थ काउंसिल है ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि इस फोर्थ काउंसिल में बुद्धिस्ट इस रिलीजन के दो सेक्ट तैयार हुए। ओके, और जो 100 सेक्ट थे अब वो एक साथ आकर एक मर्ज हो गए दो प्रोमिनेंट सेक्ट में, जिसमें एक था महायाना बुद्धिज़्म और दूसरा था हीनयाना बुद्धिज़्म। ओके, और महायाना बुद्धिज़्म जो था वो बेसिकली बुद्ध को एज अ भगवान पूजता था, और हीनयाना बुद्धिज़्म ये बुद्ध को एज अ टीचर फॉलो करते थे। ओके, और इस चौथे काउंसिल का एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि ये चौथे काउंसिल का जो डिलिब्रेशन हुआ था, ओके, वो पाली की जगह पे संस्कृत लैंग्वेज में था। ये चीज़ आपने याद रखना। ओके, और यहाँ से आगे बुद्धिज़्म का हमें स्प्रेड हुआ दिखता है, जैसे कि महायाना बुद्धिज़्म प्रोमिनेंटली सेंट्रल एशिया, चाइना और जापान में, ओके, स्प्रेड हुआ दिखेगा हमें। और हीनयाना बुद्धिज़्म हमें सिलियन में श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड और पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ओके, जो कंट्रीज़ है वहाँ पर हीनयाना बुद्धिज़्म का हमें स्प्रेड हुआ दिखता है। तो ये चार कुछ इंपॉर्टेंट काउंसिल थे। ओके, ये चार काउंसिल थे इंपॉर्टेंट बुद्धिज़्म से रिलेटेड। सो नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो है बुद्धिज़्म का डिक्लाइन। ओके, किस चीज़ की वजह से बुद्धिज़्म का डिक्लाइन हुआ, क्योंकि जो बुद्धिज़्म पूरे इंडिया में, ओके, सम्राट अशोक द्वारा स्प्रेड किया गया था, पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड किया गया था, बट वो इंडिया में ही डिक्लाइन हुआ। तो वो क्यों डिक्लाइन हुआ, देयर आर मल्टीपल रीज़न, जैसे कि द वेरी रिचुअल्स बुद्धिज़्म ने जिन्हें क्रिटिसाइज़ किया था वही अब बुद्धिज़्म में फॉलो किए जाने लगे। नेक्स्ट बुद्धिज़्म और जैनिज़्म की वजह से अब जो वैदिक धर्म था उसमें भी रिफॉर्म आना शुरू हुआ, और एक नया सेक्ट, ओके, एक नई थिंकिंग का राइज हमें इस वक्त दिखता है, वो था भगवतिज़्म। ओके, जो कि शूद्रों को भी पूजने के लिए अनुमति देता था। नेक्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अगर कुछ कहा जाए, ओके, जिसे हिस्टोरियन भी मानते हैं, वो है बुद्धिस्ट द्वारा पाली लैंग्वेज का गिव अप कर देना और संस्कृत एज अ लैंग्वेज अडॉप्ट करना। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट सेंचुरी में जो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कंडक्ट हुई थी उसका डिलिब्रेशन इन संस्कृत लैंग्वेज में हुआ था। सो संस्कृत वॉज नॉट द लैंग्वेज। ओके, बुद्धिस्ट धर्म के जो फेमस होने के पीछे की वजह थी बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के पीछे,
वो सबसे इम्पोर्टेंट थी कि उन्होंने पाली लैंग्वेज, वो लोकल लैंग्वेज यूज़ की थी जो कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी। ओके, अब जब उन्होंने उसे ही गिव अप कर दिया तो वैसे ही वो कॉमन पीपल से क्या होंगे, कट ऑफ हो जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट सेंचुरी एडी से ही मैंने जैसे कहा कि महायाना एंड हीनयाना सेक्ट बने। सो इन महायाना सेक्ट में आइडल वर्शिप जो था उससे प्रैक्टिसिंग शुरू हुई, मतलब आइडल वर्शिप की प्रैक्टिसिंग शुरू होंगी। नेक्स्ट जो बुद्धिस्ट सेक्ट थे, जो मॉन्क थे, ओके, उन्हें बहुत सारे डोनेशन आने लगे और डोनेशन की वजह से क्या हुआ, उनका मॉरल स्टैंडर्ड डिक्लाइन होने लगा कि हमें कैसे किस तरह रहना चाहिए, हमें कौन से रूल स्ट्रिक्टली फॉलो करने चाहिए। तो वो ह्यूज डोनेशन की वजह से उनका मॉरल स्टैंडर्ड भी गिरने लगा। नेक्स्ट जो फॉरेन इन्वेडर्स थे बहुत सारे, उन्होंने भी बुद्धिज़्म के डिक्लाइन के लिए ओके कंट्रीब्यूट किया। जैसे कि उन्हें अटैक किया, उन्होंने बहुत से बुद्धिस्ट विहार थे उनको मतलब ज़मीन दोस्त कर दिया, उनको गिरा दिया। बहुत से बुद्धिस्ट मोंग की उन्होंने हत्या कर दी। फॉर एग्जांपल मिहिर कुल्लत जो थे हून के, उन्होंने बुद्धिज़्म पर अटैक किया। देन तुर्किश इन्वेडर जो था एक, इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी, उसने भी बहुत से बुद्धिस्ट मोंक की हत्या की। ओके, नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा जलाकर उसने खाक कर दिया था। ओके, सो ऐसा भी कुछ इतिहासकारों ने कहा है। नेक्स्ट, अब बुद्धिज़्म के राइज की वजह से ओके इंडिया में क्या चेंजेस है, या फिर हम इम्पोर्टेंस ऑफ बुद्धिज़्म क्या क्या हो सकता है, उसे ऐसे सम अप कर सकते हैं कि बुद्धिज़्म ने जो डॉगमेटिज्म और फेथ था उसको रीजन और लॉजिक से रिप्लेस किया। ओके, देन प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स हमें दिखता है, क्योंकि वैदिक रिलीजन में देखो आप, वैदिक रिलीजन में बहुत सी रिस्ट्रिक्शन थे। उसमें से एक इम्पॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन जो था वो था जो वैश्य कम्युनिटी थी, उनको जो मनी लेंडिंग का बिजनेस रहता है ना, वह करने से रोका जाता था। ओके, मनी लेंडिंग नहीं करना, ऐसा वैदिक टेक्स्ट में लिखा गया था। ओके, मनी लेंडिंग एक पाप है। ओके, ऐसा लिखा गया था, बट जो हमें कहाँ पर नहीं दिखता, बुद्धिज्म और जैनिज्म में। तो बुद्धिज्म की वजह से हम यह भी कह सकते हैं कि ट्रेड और कॉमर्स में ओके प्रॉस्पेरिटी है। नेक्स्ट, अहिंसा का कंसेप्ट जो था वो तो मेनली बुद्धिज्म और जैनिज्म ने प्रपोज किया है। ओके, देन नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि वुमन और जो डाउन थ्रोडन सेक्शन था जैसे कि शूद्र, उनकी स्टेटस में थोड़ा सा एलिवेशन आया। ओके, इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि इन्होंने विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन सभी को अपने सेक्ट में आने की परवानगी दी, अपने सेक्ट में आने की इजाज़त दी और उनको सोसाइटल स्टेटस एलिवेट करने का एक चांस दिया। सो इम्प्रूवमेंट दिखती है हमें वुमन और डाउन थ्रोडन सेक्शन के स्टेटस में। नेक्स्ट, जो लोकल लैंग्वेज थी ओके जैसे कि पाली, उसका प्रमोशन हुआ हमें दिखता है बुद्धिज़्म के द्वारा। नेक्स्ट, एजुकेशन का भी प्रमोशन हमें इन रिलीजियस के द्वारा दिखता है। कोई भी रिलीजन हो जाए, हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ओके, कौन सा भी रिलीजन हो जाए, एजुकेशन का प्रमोशन उन्होंने किया है। ओके, सो बुद्धिज़्म का भी सेम है, एजुकेशन के लिए उन्होंने रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटीज़ बनाई थी, जिसमें फेमस यूनिवर्सिटीज़ है लाइक तक्षशिला, जो तो सबसे फेमस है, तक्षशिला यूनिवर्सिटी। देन एक यूनिवर्सिटी नागार्जुन कोंडा को भी थी, नालंदा यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, ये तो सब हमें पता ही है। नेक्स्ट, बुद्धिज़्म का कंट्रीब्यूशन हम आर्किटेक्चरल सेक्टर में भी कह सकते हैं, जैसे कि हमें आर्किटेक्चरल रिमेन्स ऑफ चैत्य विहार स्तूप मिले हैं। ओके, सो स्तूप चैत्य विहार, ओके, ये क्या चीज़ें रहती थी, क्या है ये हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। ओके, जब आर्ट एंड कल्चर में हम आर्किटेक्चर सेक्शन पढ़ेंगे तब मैं इन सब के बारे में आपको डिटेल में बता दूंगा। नेक्स्ट, बुद्धिज़्म द्वारा इंडियन कल्चर को ओके फॉरेन लैंड में भी प्रमोट किया गया। फॉर एग्जांपल बुद्धिज़्म इंडियन रिलीजन है, जिसको अगर आप थाईलैंड में, बर्मा में, चाइना में, ओके, जापान हो जाए या फिर श्रीलंका हो जाए, अगर वहाँ पर आप बुद्धिज़्म को प्रमोट कर रहे हो तो इनडायरेक्टली आप इंडियन कल्चर को प्रमोट कर रहे हो। सो बुद्धिज़्म के द्वारा इंडियन कल्चर को भी फॉरेन लैंड में ओके प्रमोट किया गया। नेक्स्ट, अगर मैं और कंट्रीब्यूशन कहूँ बुद्धिज़्म की इंडियन आर्किटेक्चर में या फिर इंडियन कल्चर में, तो हमें ऐसा भी दिखता है कि पहला ह्यूमन स्टैचू जो वर्शिप किया गया वह बुद्धा का ही था। ओके, जो हम कह सकते हैं कि गांधार स्कूल ऑफ इसमें बना था। ओके, गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर या फिर गांधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर में बना था। ओके, नेक्स्ट, स्टोन पिलर पर ओके स्टोरी डिपिक्टिंग की भी जो कंट्रीब्यूशन है वो बुद्धिस्ट कल्चर से ही हमें दिखता है। ओके, क्योंकि बुद्धा की लाइफ के बारे में हमें जो स्टोन थे, स्टोन पिलर्स थे, स्टोन पिलर पर वो लिख कर रखना या फिर उसे हम कहेंगे कि इंस्क्राइब करके रखना, स्कल्पचर बना के रखना। ओके, स्कल्पचर के थ्रू स्टोरी टेलिंग करना, यह भी कंट्रीब्यूशन बुद्धिज़्म से ही मिलता है। देन अलग अलग स्कूल ऑफ आर्ट जो थे, ओके, फॉर एग्जांपल मथुरा हो जाए, अमरावती हो जाए या फिर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट हो जाए,
यह भी राइज, यह भी कंट्रीब्यूशन हमें बुद्धिज़्म से ही मिलता है। सो नेक्स्ट जो हमें देखना है वो है जैनिज़्म के फाउंडर वर्धमान महावीर, इनके बारे में। सो अकॉर्डिंग टू द जैन ट्रेडिशन, वर्धमान महावीर ये 24th तीर्थंकर थे जैन धर्म के। ओके, उनके पहले 23 तीर्थंकर ऑलरेडी हो चुके थे। ओके, बट वर्धमान महावीर जो थे, क्योंकि इनको मेन माना जाता है, मेन जैनिज्म के फाउंडर ही ऐसे ही माना जाता है वर्धमान महावीर इन्हें। ओके, तो इनकी भी जर्नी जो है वो थोड़ी बहुत सेम ही है। ओके, गौतम बुद्ध इनके तरीके से, मतलब इनकी तरीके ही, जिसमें हमें ऐसा दिखता है कि इनके भी पिताजी ओके एक क्षत्रिय थे, क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे, जो था जंत्रिका कुंडलीग्राम के। ओके, कुंडलीग्राम एक गणराज्य था। ओके, सो ये कुंडलीग्राम के क्षत्रिय क्लैन जंत्रिका को बिलोंग करते थे। इनका जन्म ईसा पूर्व 540 बीसी को हुआ था। ओके, नेक्स्ट इनकी माता का नाम ओके त्रिशिला था, जो फेमस लिच्छवी प्रिंसेस चेतका की सिस्टर थी। देन वर्धमान महावीर, इनकी शादी यशोधरा नाम की एक स्त्री से हुई थी, जिनसे उन्हें अंजा नाम की पुत्री भी हुई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो सबसे इम्पोर्टेंट इवेंट वर्धमान महावीर इनके जीवन में हुआ था, वो मीन्स उनके पेरेंट की डेथ, जिसके बाद उन्होंने टोटल रिनाउंसिएशन करके इन सर्च ऑफ ट्रूथ ओके सब कुछ त्यागने का निश्चय कर लिया। सेम लाइक गौतम बुद्ध, उन्होंने भी सब कुछ त्याग कर ओके सत्य के तलाश में अपना जीवन व्यतीत करने का निश्चय किया, और वे सन्यासी बनकर निकल गए सत्य की तलाश में। और उनको लगभग 12 साल तक ओके तपश्चर्या करनी पड़ी, मीन्स नॉट इन कंटिन्यू सेंस, मतलब उन्होंने 12 साल तक तपश्चर्या की ओके कैवल्य प्राप्त करने के लिए, जिसमें स्टार्टिंग के 2 साल वो पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थंकर थे, उनके द्वारा स्थापित एक संघ के सदस्य रहे। देन फॉर नेक्स्ट 10 ईयर, उसमें से 6 साल उन्होंने आजीविका सेक्ट के संस्थापक मस्करीपुत्र खोसला इनके साथ वॉन्डरिंग करते समय बिताए। ओके, जैसे कि वर्धमान महावीर यह भी सत्य की तलाश में निकले थे, ठीक उन्हीं के ही तरह मस्करीपुत्र कोसला या फिर कोसला मस्करीपुत्र यह भी सत्य की तलाश में ही निकले थे, जिन्होंने आगे चलकर आजीविका सेक्ट ओके जैसे बुद्धिज्म जैनिज्म है, ठीक उसी तरह एक आजीविका भी सेक्ट था, उसकी स्थापना की थी। फिर बाद में कुछ समय बाद उन्होंने उन्हें छोड़ दिया, और आगे के 4 साल उन्होंने खुद से कैवल्य प्राप्त करने के लिए कड़े परिश्रम लिए, और फाइनली आयु के 42वें वर्ष ओके उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य मीन्स परफेक्ट नॉलेज, जो बुद्धिज्म में हम निर्वाण कहते हैं, जैनिज्म में उसको कैवल्य बोलते हैं। ओके, और कैवल्य कहाँ पर प्राप्त किया उन्होंने, तो एट त्रिम्भिक ग्रामा। ओके, कहाँ पर, त्रिम्भिक ग्रामा, अंडर दी साल ट्री। देखो साल ट्री एज अ जैन पीपल इनके लिए क्या है, सैक्रेड है। बौद्धिज्म के लिए पीपल ट्री यह सैक्रेड है, क्योंकि वो पीपल का पेड़ था बोध गया का, जहाँ पर गौतम बुद्ध इनको निर्वाण प्राप्त हुआ, और जहाँ पर वर्धमान महावीर इन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ वो एक साल ट्री थी। ओके, सो एट द एज ऑफ 42 उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ, और आगे के 30 साल ओके 30 साल तक उन्होंने कंटिन्यूसली अपने जो आइडियाज़ है, अपने जो थॉट्स है, उसको प्रीच करना शुरू किया। ओके, सेम लाइक गौतम बुद्ध, इन्होंने भी अपने आइडियाज़ प्रीच किए। ओके, नेक्स्ट अगर हम ऐसे देखें कि ये इन्होंने जो इनकी प्रीचिंग की ओके मीन्स इन्होंने अपने जो थॉट टीचिंग वो सब सेम एरिया में ही थे, मीन्स इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में, वही महाजनपद मगध महाजनपद। ओके, देन एट लास्ट इन 468 बीसी वर्धमान महावीर इनकी डेथ हो गई, और इनकी डेथ कहाँ पर हुई, तो पावापुरी। ओके, मल्ल की सेकंड राजधानी, मल्ल की दो राजधानी, एक कुशीनगर, सेकंड इज पावापुरी। ओके, जैसे हमने देखा कि कुशीनगर को बौद्ध इनकी डेथ हुई, ओके गौतम बुद्ध इनकी डेथ हुई। ओके, सेम वे मल्ल की जो सेकंड राजधानी थी ओके जो पावापुरी, वहाँ पर वर्धमान महावीर इनकी डेथ हुई। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ वर्धमान महावीर इनसे रिलेटेड हमें याद रखनी है, वो ये कि जब उन्हें कैवल्य प्राप्त हुआ था, तब जब उन्होंने प्रीचिंग शुरू की थी, स्टार्टिंग ही की थी, तब इन स्टार्टिंग टाइम उन्हें नीर ग्रंथास इस नाम से पहचाना जाने लगा, मीन्स फ्री फ्रॉम फेटर, मीन्स सब बंधनों से मुक्त हुआ हुआ इंसान। ओके,
फेटर मीन्स बंधन है। ओके, सब बंधनों से मुक्त हुआ इंसान मीन्स निर्ग्रंथा, इस नाम से उन्हें पहचाना जाने लगा, जो लेटर में ओके एज अ जीन जैन, ओके इस नाम से उन्हें फिर आइडेंटिफाइड किया जाने लगा या फिर वो पुकारा जाने लगा। ओके, सो नेक्स्ट जो हमें देखना है वो जैनिज्म से जुड़े हुए प्रिंसिपल्स। ओके, 5 कार्डिनल प्रिंसिपल्स कहते हैं जैनिज्म के, वो कौन से हैं? तो पहले मैं ट्रेडिशनल लैंग्वेज में बताता हूँ। एक अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा अस्तेय, चौथा अपरिग्रह और पांचवा जो था वो था ब्रह्मचर्य। ओके, इन इंग्लिश अगर हम कहें तो अहिंसा मीन्स नॉन वायलेंस, सत्य मीन्स नो लाई, अस्तेय मीन्स नो स्टीलिंग चोरी नहीं करना, अपरिग्रह मीन्स सब प्राइवेट मटेरियल वेल्थ से मतलब त्यागना, ओके नो प्रॉपर्टी, सब मटेरियल वेल्थ त्याग देना, एंड ब्रह्मचर्य तो मीन्स यू ऑल नो, ओके ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब इसमें देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज यह है कि जो भी वर्धमान महावीर इनके पहले हुए थे 23 तीर्थंकर, ओके उन सब ने चारों, ओके जो पहले 4 प्रिंसिपल्स थे, ओके जो है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, यह चारों प्रिंसिपल उन्होंने भी प्रोपोगेट किए थे। इनिशियली सिर्फ 4 ही कार्डिनल प्रिंसिपल थे, और अब महावीर के द्वारा जब उसमें ब्रह्मचर्य का एडिशन होगा तो वो 5 कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ जैनिज्म ऐसा उसे पहचाना जाने लगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो ये 5 कार्डिनल प्रिंसिपल अगर जैन मोंक स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे तो उन्हें महाव्रतास इस नाम से पहचाना जाने लगा। अगर कोई ले मेंबर या फिर ले फॉलोवर्स ओके, मोंक एंड फॉलोवर इसमें बहुत डिफरेंस है। ओके, अगर जैनिज्म के फॉलोवर्स इन 5 कार्डिनल प्रिंसिपल को फॉलो करेंगे तो उन्हें अनुव्रतास इस नाम से जाना जाने लगा। ओके, महाव्रता एंड अनुव्रता, ओके ये 2 अलग अलग नेम है। महाव्रता मीन्स व्हेन monks follow the 5 कार्डिनल प्रिंसिपल, एंड अनुव्रता मीन्स व्हेन लेज फॉलोवर और कहेंगे हम लिव मेंबर फॉलो दी 5 कार्डिनल प्रिंसिपल। ओके, नेक्स्ट ये चीज़ आपने याद रखना सिर्फ, ओके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कि जो 23rd तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ, ओके एंड जो फर्स्ट तीर्थंकर थे, ओके जिनका हमें जिक्र पुराणों में भी मिला है, ओके पुराणों में भी ऋषभ देव इनका जिक्र हमें मिलता है, वह थे पहले तीर्थंकर, ओके जैनिज्म के, यह चीज़ आपने याद रखना। नेक्स्ट, जैनिज्म से जुड़े हुए रत्नत्रिया किसे कहा जाता है? 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म, तो फुल नॉलेज, एक्शन एंड लिबरेशन, ये 3 क्या है? तो रत्न त्रिया, ओके 3 जेम्स ऑफ जैनिज्म। सो नेक्स्ट, अगर हम जैन मोनास्टिसिज्म की बात करें तो उसमें हमें ऐसा नजर आता है कि वर्धमान महावीर जो थे उनके 11 क्लोज डिसाइपल या फिर अपोस्टल थे, जिन्हें गंधरास इस नाम से भी जाना जाता है। ओके, गंधरास मीन्स स्कूल ऑफ हेड। बट अनफॉर्चुनेटली वर्धमान महावीर के बाद में, ओके उन 11 में से सिर्फ एक ही, मतलब वर्धमान महावीर की जब मृत्यु हुई थी, उनके मृत्यु के पश्चात सिर्फ एक ही उनका शिष्य यह जीवित था, उनका नाम था आर्य सुधर्मन। ओके, वही सर्वाइव किए थे महावीर जैन इनको। ओके, सो आफ्टर महावीरा वह बने थे थेरा मीन्स पोंटिफ, यानी हम कहेंगे हेड ऑफ जैनिज्म। ओके, जो जैन सेक्ट है उसके क्या बने थे? वो हेड बने थे आफ्टर द डेथ ऑफ महावीरा। ओके, देन आर्य सुधर्मा, ओके इनको सक्सेस करने वाले थे जाम्बू। ओके, नेक्स्ट पॉन्टिफ कौन बने? तो जाम्बू बने। देन ड्यूरिंग द नंदाज एज, ओके लास्ट नंदा रूलर जो थे मगध के, उनके वक्त जैन जो ऑर्डर थी वो किनके अंडर थी? सो संभुत विजय, कौन? संभुत विजय उस वक्त पॉन्टिफ थे। ओके, जब धनानंदा यह मगध की गद्दी पर राज कर रहे थे। देन हमें कल्पसूत्र इस बुक से ऐसे पता चलता है कि ड्यूरिंग द एज ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य जैन स्कूल वाज हेडेड बाय भद्रबाहु, ऐसा भी कह सकते हैं हम कि वो कौन थे? तो 6 तीर्थंकारा आफ्टर महावीरा। ओके, नो नॉट तीर्थंकारा, सिर्फ थेरा, ओके थेरा पॉन्टिफ कौन थे? वो थेरा, 6 थेरा आफ्टर महावीरा। ओके, और वो कंटेम्प्रेरी किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये सब हमें किससे पता चला है? कल्पसूत्र से। ओके, देन भद्रबाहु के ही हेड होने के दौरान जो मगध साम्राज्य था, मगध में एक बहुत ग्रेट फेमेन आया था, बहुत बड़ा अकाल भीषण
अकाल गिरा था। ओके, सो उस अकाल में जैन धर्म यहीं पर ही नहीं खत्म हो जाए, इस डर से भद्रबाहु इन्होंने अपने साथ कुछ जैन मॉन्क कहेंगे उनको साथ लेकर भारत के दक्षिण में जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने का उन्होंने निश्चय किया। और उसके लिए उन्होंने भारत के दक्षिण की तरफ प्रस्थान किया, जिसमें उनके साथ चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। ओके, वह दक्षिण में श्रवणबेलगोला यहाँ पर आके रुके, वहाँ पर उन्होंने जैनिज्म का प्रचार और प्रसार किया। और श्रवणबेलगोला क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि श्रवणबेलगोला को ही चंद्रगुप्त मौर्य इन्होंने अपना देह त्याग दिया था। ओके, उनके बारे में बताऊंगा मैं जब हम मौर्य में चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ेंगे। ओके, देन ये सब चल रहा था। फिर आफ्टर 12 ईयर सब नॉर्मल चीज़ें हैं यह पता चलने के बाद, ओके, भद्रबाहु डिसाइडेड टू गो बैक एंड सी द सिचुएशन ऑफ जैनिज्म इन मगध, इन कैपिटल ऑफ मगध। ओके, जो कैपिटल थी पाटलिपुत्र, वहाँ पर जाके देखना। तो जब 12 साल बाद वे वापस आए तो उन्हें दिखा कि जैनिज्म में बहुत सारे रिफॉर्म हो चुके थे। अब ये रिफॉर्म किसके अंडर हुए, तो याद रखो भद्रबाहु ये बहुत मेन थे। ओके, जब इन्होंने डिसाइड किया कि वह दक्षिण में जैन धर्म के प्रचार के लिए जाएंगे, तो उनके बाद पाटलिपुत्र में जैनिज्म को लीड जो करेंगे वो रहेंगे स्थूलबाहु। और जब भद्रबाहु ये 12 साल बाद पाटलिपुत्र में वापस आए थे, तब उन्होंने देखा कि जो जैनिज्म अभी स्थूलबाहु के अंडर पाटलिपुत्र में है, वह लोग सफ़ेद कलर के पोशाक पहनने लग गए। ओके, ओरिजिनल जैनिज्म में जो मोंक थे, ओके, नॉट ऑल द पीपल, जो मंक थे वो फॉरबिडन थे कोई कपड़ा पहनने के। ओके, वो नेकेड रहते थे, जैसे हमने देखा है आज भी। ओके, कुछ जैन मोंक हमें नेकेड दिखते हैं। सो नेकेड जो रहता है, नेकेड ही वो ट्रेडिशनल था। जैसे वर्धमान महावीर भी, उन्होंने भी सब कपड़ों का त्याग कर दिया था। ओके, जो प्रिमिटिव लाइफ थी वही लाइफ वो जीते थे। सो इस वजह से भद्रबाहु और स्थूलबाहु इनमें क्या कहेंगे हम, इंटेलेक्चुअल डिफरेंसेस तैयार हुए। जो ओरिजिनल प्रीचिंग थी, स्थूलबाहु कह रहे थे कि उसमें वक्त के अनुसार थोड़े चेंजेस किए, भद्रबाहु कह रहे थे कि ओरिजिनल प्रीचिंग को ही हमें स्टिक होना चाहिए। तो इस डिस्टिंक्शन की वजह से हमें जैनिज्म में दो सेक्ट फॉर्म हुए दिखते हैं, एक दिगंबर और सेकंड इज श्वेतांबर। ओके, दिगंबर मीन्स जो नेकेड है, टोटल नेकेड। ओके, वो जिनका दिग है अंबर, ऐसे दिगंबर। एंड सेकंड इज श्वेतांबर मीन्स वाइट क्लैड। ओके, जो वाइट कलर के कपड़े पहने हुए आज हमें जैन मोंक कुछ दिखते हैं, वो है श्वेतांबर जैन। और जो नेकेड रहते हैं, ओके, कुछ मुनि, वो है दिगंबर जैन। ओके, सो ये था कुछ जैनिज्म के बारे में। नेक्स्ट, अगर जैनिज्म के काउंसिल्स के बारे में बात करूँ मैं, तो जैनिज्म के दो काउंसिल हुए थे बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट काउंसिल अराउंड 3rd century BC, ओके, स्थूलबाहु के अध्यक्षता में हुई थी, जिसका मेनली एम एक ही था कि जो भी जैन जो थे वर्धमान महावीर, उनके जो टीचिंग्स थे उनको एक सैक्रेड टेक्स्ट के रूप में लिखना। ओके, जो ओरिजिनली तो थे पूर्वज करके, ओके, 14 पूर्व थे, बट अभी 14 पूर्व वो लॉस्ट हुए थे। तो अभी वो लॉस्ट होने के बाद में वो जो रिमेनिंग थॉट्स थे उनको कंपाइल करके एक न्यू लिटरेचर तैयार करना, न्यू सैक्रेड टेक्स्ट तैयार करना, यही महत्वपूर्ण काम था। ओके, सो जो न्यू टेक्स्ट तैयार किए उन्हें अंग इस नाम से जाने लगा। ओके, 12 अंग। ओके, पहले जो ओरिजिनल थे वो 14 पूर्व, सो 14 पूर्व को जो रिप्लेस करके अब कौन आएंगे, तो 12 अंग। अब जैसे कि मैंने कहा है कि इसको हेड किसने किया था, स्थूलबाहु इन्होंने। सो बेसिकली ये कौन से पर वो पंथ फॉलो करेंगे इसे, तो श्वेतांबर पंथ ही। ओके, जो श्वेतांबर सेक्ट था जैनिज्म का, वही इसे मेनली फॉलो करेंगे। सेकंड जैन काउंसिल हुई थी अराउंड 6th century AD। ओके, वल्लभी गुजरात, यहाँ पर यह भी श्वेतांबर पंथ इनके द्वारा ही ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसमें 12 अंग और 12 उपंग इनका फाइनल कंपाइलेशन हुआ था। और इस काउंसिल के हेड जो थे या फिर लीडरशिप जो थी वो किसके पास थी, तो देवार्दी शम शर्मणा। ओके, सो नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखनी है वो है कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म। ओके, सो याद रखो सबसे पहली बार अगर वर्ण सिस्टम को किसी ने क्रिटिसाइज किया था, ओके, तो वो कौन थे, तो जैनिज्म थे। जैसे मैंने कहा कि वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध कंटेम्प्रेरी थे,
और वर्धमान महावीर ये 24th तीर्थंकर थे। सो उनके पहले 23 तीर्थंकर हो चुके हैं जिन्होंने वर्णाश्रम सिस्टम को क्रिटिसाइज किया है। सो जैनिज्म वेयर द फर्स्ट ओके टू क्रिटिसाइज वर्णाश्रम। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर हम देखें तो जैनिज्म का मेन कंट्रीब्यूशन था लोकल लैंग्वेज के डेवलपमेंट में, क्योंकि जो अर्ली जैन्स थे उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को डिस्कार्ड किया और जो लोकल लैंग्वेज थी जो कॉमन पीपल यूज़ करते थे डेली ओके डेली लाइफ में, उस लैंग्वेज में उन्होंने अपनी फिलॉसफी अपनी टीचिंग प्रीच करना प्रेफर किया। तो इसीलिए हमें दिखता है कि लोकल लैंग्वेज का डेवलपमेंट होता है ओके जैनिज्म का, वो भी एक मेन कंट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट जैनिज्म में हमें स्टैचू भी बने हुए दिखते हैं, महावीरास के स्टैचू बनेंगे ओके बहुत से और अलग अलग स्टैचू बनेंगे। देन आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी जैनिज्म का कंट्रीब्यूशन हमें मिडिवल टाइम में बहुत ज़्यादा दिखता है। जब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, तब इन डिटेल ओके हम ये आर्किटेक्चर प्लस आर्ट में किस तरह उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है वो देखेंगे। नेक्स्ट बुद्धिज्म और जैनिज्म को छोड़ के और कौन से हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स इंपॉर्टेंट थे उसके बारे में देखेंगे। बहुत ब्रीफ है ये, ज़्यादा डिटेल नहीं। सो जिसमें पहला नंबर आएगा आजीविका सेक्ट का, जिसको एस्टेब्लिश या फिर जिसको फाउंड मस्करीपुत्र खोसला या फिर मस्करीपुत्र खोसला इन्होंने किया था ओके। ये कौन थे? तो जिनके साथ भगवान महावीर ने उनके 6 साल तक ओके वनवास किया था, मीन्स उन्होंने इन सर्च ऑफ ट्रुथ उनके साथ वॉन्डर किया था एक जगह से दूसरी जगह। और ये जो थे मस्करीपुत्र घोषला ये नियति में बिलीव करते थे, फेथ प्रीडिटर्मिनेशन, जो सब कुछ होने वाला है वो ऑलरेडी फिक्स है ओके ऐसा उनका मानना था ओके। और ऐसे हमें दिखता है कि आजीविका सेक्ट ये प्री मौर्यन और मौर्यन पीरियड के बीच में ही प्रॉस्परस हुआ, देन लेटर ये डिक्लाइन हो गया ओके। मेन इसका इनके जो फॉलोवर थे इस सेक्ट के वो थे राजा बिंदुसारा, सम्राट अशोक के फादर। सो आजीविका सेक्ट के बाद जो सेकंड सेक्ट इंपॉर्टेंट है वो है पाकुदा कात्यायना ओके। ये जो स्कूल है ये स्कूल क्या प्रीच करता था? इनका कहना था कि लाइफ ओके लाइफ हैप्पीनेस एंड सॉरो ये क्या है? ये इंडिस्ट्रक्टिबल एलिमेंट है लाइक अर्थ वाटर एयर एंड लाइट ओके। सो ये जो स्कूल है कात्यायना पाकुदया कात्यायना ये हिंदू स्कूल वैश्य शिखा ओके इसकी प्रीडेसेसर है ओके। इसके बाद इनसे जो इंस्पायर होके हिंदुज्म में स्कूल बनेंगी वो होंगी वैश्य शिखा स्कूल, वो पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट जो थर्ड क्लास है, जो थर्ड सेक्ट है वो कौन सा है? तो पुराना कश्यपा ओके। इनकी जो फिलोसॉफी थी वो बेस्ड थी कर्म इस सिद्धांत पे। इनका कहना था कि इंसान के जो जीवन के कर्म है ओके उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, मीन्स उनके जो कंडक्ट है उनका जो व्यवहार है उसका कर्मों पर कुछ असर नहीं होता ओके। और ये जो स्कूल है इस स्कूल ने कौन से स्कूल का फाउंडेशन रखा? सो समख्या स्कूल, जो आगे चल के हमें हिंदुज्म में दिखेगा समख्या स्कूल ओके। प्रैक्टिकल एकदम रैशनल थिंकर थे वो। देन नेक्स्ट स्कूल है अजिता केशकम्बलिन जो कंप्लीट मटेरियलिज्म का प्रिंसिपल प्रमोट करती है। एंड लास्ट बलत्तिपुत्र ओके। ये जो स्कूल है, ये जो थॉट है, ये जो सेक्ट है ओके बेसिकली ये ऑल टुगेदर एक नॉलेज को डिनाइड करता है, मीन्स ये सेप्टिक थॉट के थे जो एक थॉट को जो एक कंसेप्ट को कंप्लीटली डिसरिगार्ड करते थे। सो ये थी कुछ अदर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट ओके एक्सेप्ट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। नेक्स्ट जो पॉइंट हमें देखना है वो है बुद्धिज्म और जैनिज्म के पॉपुलैरिटी के बारे में कि क्यों बुद्धिज्म और जैनिज्म ओके। जैसे मैंने कहा कि ड्यूरिंग प्री मौर्यन एज मोर देन 100 ऑफ सेक्ट और 100 ऑफ फिलोसोफर प्रमोट और प्रोपोगेट देयर आइडियाज, बट उसमें से ये दो ही क्यों ज़्यादा फेमस हुए? तो उसके मेन रीज़न कुछ इस तरह की, जो बुद्ध और वर्धमान महावीर जो थे वो बहुत मैग्नेटिक पर्सनालिटी के थे, मीन्स जो भी बंदा उनके इन्फ्लुएंस में आएगा, जो भी बंदा उनसे डिबेट करेगा वो उनका फॉलोवर ही बन जाता था। मतलब उनके बात करने का तरीका ओके वो जिस तरह से सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात समझा सकते थे वो बहुत ही इम्प्रेसिव था ओके। सो दे वर लाइक अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी। Then Buddhism and Jainism both uses common language. Like Buddhism use Pali and Jainism use Prakrit. Both were the language of common people. Okay, आम आदमियों की लैंग्वेज थी। संस्कृत एक इलाइट क्लास के लिए था ओके जो अपर वर्ण था उनके लिए था, और जो मोस्टली कॉमन क्लास था जो इनका टारगेट ऑडियंस था बुद्धिज्म और जैनिज्म का वो था थर्ड एंड फोर्थ वर्ण ऑफ द सोसाइटी ओके, वैश्य एंड शूद्र। सो वो कॉमनली नॉर्मल लैंग्वेज यूज करते थे लाइक पाली एंड प्राकृत। सो वह भी एक रीज़न है जैनिज्म और बुद्धिज्म के पॉपुलैरिटी के लिए।
ओके। देन नेक्स्ट ये जो बुद्धिज्म है, ओके, सो बुद्धिज्म मेटाफिजिकल डिस्कशन में एंगेज नहीं हुआ, लाइक हम अगले जन्म के लिए क्या कर सकते हैं। बुद्धिज्म सिंपली टीचेस वे ऑफ लिविंग, मीन्स आप कैसे अपना ये जीवन मतलब गुजार सकते हो। अगर आपको इस जीवन का दुख कम करना है तो आप उसके लिए अष्टांग मार्ग फॉलो करो। ये मत सोचो कि अगले जन्म में क्या होगा, अगले जन्म के लिए मैं अभी से क्या कर सकता हूँ। ओके, सो मेटाफिजिकल डिस्कशन में एंगेज होने के बजाय उन्होंने सिंपल एंड प्रैक्टिकल वे ऑफ लिविंग ही लोगों को सजेस्ट किया। देन इन दो सेक्ट्स को इम्पोर्टेंटली, ओके, वेरियस जो किंगडम्स थे, वेरियस जो राजास थे, उन्होंने पैट्रोनेज प्रोवाइड किया। ओके, पैट्रोनेज की वजह से क्या हुआ कि ये अपने आइडियाज़ वास्ट एरिया तक, ओके, बहुत रिमोट एरिया तक भी जाकर प्रोपोगेट कर सकते थे। ओके, सो ये भी एक रीज़न है। एंड फाइनल रीज़न इज कि जो मेन वैदिक धर्म की क्या कह सकते हैं हम बैक पॉइंट था, ड्रॉबैक था, डिसएडवांटेज था, वर्ण सिस्टम को जैनिज्म और बुद्धिज्म में कहीं पर भी जगह नहीं है। ओके, इसीलिए उसमें लोअर क्लास और महिलाओं को भी सेम दर्जा था। ओके, जैसा दर्जा एक अपर वर्ण को था, मीन्स वहाँ पर वर्ण ही नहीं था, सब समान थे। यह एक इंपॉर्टेंट रीजन है बुद्धिज्म और जैनिज्म के फेमस होने का, पॉपुलर होने का। सो नेक्स्ट जो टॉपिक हमें देखना है वो है सिमिलैरिटीज इन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। फर्स्ट सिमिलरिटी की दोनों भी रिलीजन को, दोनों भी सेक्ट्स को क्षत्रिय, ओके, गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय थे और वर्धमान महावीर भी क्षत्रिय थे, इन्होंने एस्टेब्लिश किया था। देन नेक्स्ट दोनों ने भी रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन जो है वेदास का, ओके, उसको डिस्कार्ड किया था। ओके, और उन्होंने एसेंस जो है वेदा का उसको अपहोल्ड किया था। देखो आप, बुद्धिस्ट जितनी भी फिलोसॉफी है वो हमें हाईली इन्फ्लुएंस दिखती है या फिर हाईली बोरोड दिखती है उपनिषद में से, वेदांत में से। ओके, वेदांत उपनिषद, ओके, जब हम लिटरेचर पढ़ेंगे तब बताऊंगा ही मैं। सो हाईली इन्फ्लुएंस दिखते हैं वैदिक सेइंग, वैदिक फिलोसॉफी हमें, ओके, किसमें, बुद्धा के सेइंग में, ओके, उपनिषद में। ओके, जो रिचुअलिस्टिक इंटरप्रिटेशन है उसको इन्होंने अपोज किया, बट उसका इसेंस जो है उसको इन्होंने अपहोल्ड किया है, दोनों ने भी। ओके, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध इन्होंने। नेक्स्ट, both Gautam Buddha and Vardhaman Mahavir preaches truth, non-violence, celibacy, and detachment from material comfort. सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और क्या कहेंगे हम, प्रॉपर्टी नहीं रखना। ओके, डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल कंफर्ट मीन्स कुछ प्रॉपर्टी नहीं रखना, सब कुछ दान कर देना, एक सन्यासी की तरह जीवन जीना, लाइक प्रिमिटिव लाइफ, सीधा सीधा। ओके, नेक्स्ट, बोथ जो रिलीजन थे, ओके, बोथ बुद्ध एंड वर्धमान महावीर, दे बिलीव्ड इन कर्म एंड रिबर्थ। ओके, और बोथ रिलीजन्स ने शूद्र और वुमन को अपने सेक्ट में एंट्री, ओके, एंट्री के लिए परमिशन दी। ओके, वो एंट्री कर सकते थे वो सेक्ट्स में, वो सेक्ट जो है उसमें एंटर कर सकते थे, उसमें मोंक बन सकते थे, साल्वेशन अटेंड कर सकते थे। ओके, दोनों ने भी वहाँ पर कहीं डिस्क्रिमिनेशन किया नहीं वर्ना के बेस पर। दोनों टीचर्स ने, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध, इन्होंने कॉमन पीपल की लैंग्वेज यूज की अपना मैसेज प्रोपोगेट करने के लिए। एंड फाइनल, दोनों ने ही, ओके, कास्ट सिस्टम को अपोज किया। ओके, बट उसको एलिमिनेट नहीं कर सकी, ये अलग बात है, बट कास्ट सिस्टम को दोनों ने, वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध, इन्होंने अपोज किया था। देन नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखना है वो बुद्धिज्म और जैनिज्म में डिफरेंसेस कौन से थे। याद रखो, जैनिज्म ने प्रेफरेंस किसको दिया था, फॉलोअर्स को ले करने के लिए, और बुद्धिज्म में हमें मेनली जो उनका फोकस है वो संघ, और संघ में जो मॉन्क है उन पर दिखता है। नेक्स्ट डिफरेंस इज कि जो वे था या फिर जो प्रोसेस थी सैल्वेशन अटेंड करने के लिए जैनिज्म में, वो बहुत एक्सट्रीम वन थी। ओके, अगर आपको सैल्वेशन अटेंड करना है तो जैनिज्म की जो वेज थे, जैनिज्म का जो वे था वो बहुत ही एक्सट्रीम था कंपेयर टू बुद्धिज्म, जो कि एकदम मॉडरेट वे था सैल्वेशन अटेंड करने के लिए। नेक्स्ट, जैनिज्म जैसे कि हमें पता है कि इंडिया में ही कन्फाइंड रहा। ओके, आगे चलकर इंडिया के जिस पार्ट में भी जैनिज्म स्प्रेड हुआ वहाँ तक कि वो कन्फाइंड रहा, इंडिया के बाहर ज़्यादा जैनिज्म स्प्रेड नहीं हुआ, बट इंडिया में सर्वाइव्ड हुआ। ओके, जैनिज्म जितना उस वक्त था उतना आज भी है, जैनिज्म सर्वाइव्ड हुआ। बुद्धिज्म ऑन दी अदर हैंड रैपिडली स्प्रेड हुआ फॉरेन लैंड पर, ओके, और वहाँ पर सर्वाइव कर गया। बट इंडिया में जहाँ पर बुद्धिज्म का ओरिजिन है वहाँ पर ही बुद्धिज्म डिक्लाइन हो गया। नेक्स्ट जो डिफरेंस है उसमें ऐसा दिखता है कि अहिंसा पर जैनिज्म में कुछ ज़्यादा ही ओवर एम्फोसाइज किया गया है। ओके, जैनिज्म में अहिंसा बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती है। ऑन दी अदर हैंड बुद्धिज्म में अहिंसा एक प्रैक्टिकल बिहेवियर, हम कहेंगे कि एक फीलिंग है। ओके, एक फीलिंग है, सेफ्टी फीलिंग है। ओके, बट ऑन दी अदर हैंड जैनिज्म में अहिंसा
बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करनी पड़ती है। ओके, क्योंकि उनके वो 5 कार्डिनल प्रिंसिपल का एक महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज सोल। ओके, सो जैनिज्म बिलीव्ड इन सोल, वेयर एज बुद्ध इन्होंने कहा था कि सोल में वो बिलीव नहीं करते। तो यह कुछ थे डिफरेंसेस इन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। सो इस लेक्चर में हमने ओवरऑल बुद्धिज्म क्या है, बुद्धिज्म का ओरिजिन कैसा है, मीन्स बुद्धिज्म जैनिज्म क्या है, बुद्धिज्म जैनिज्म के ओरिजिन के रीजन क्या थे, ओके, उनके जो फाउंडर थे उनके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देखी। नेक्स्ट उनके बीच में डिफरेंसेस क्या थे, सिमिलैरिटीज़ क्या थी, उनके पॉपुलर होने के पीछे कॉजेस क्या थे वह देखा हमने। देन अदर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स के बारे में भी, हेटेरोडॉक्स सेक्ट्स के बारे में भी हमने थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देखी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको इम्पोर्टेंट हो सकती है। ओके, और यहाँ पर हमारा प्री मौर्यन एज पूरा कंक्लूड होता है। ओके, इसके बाद का जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा वो सीधा अभी हम मौर्यन एज पर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इंडिया में अभी प्री मौर्यन एज के बाद, ओके, अभी मीन्स हम आए थे धनानंद तक। ओके, धनानंद तक हम आ चुके थे। अभी जो इंडिया में एस्टेब्लिश होगा वो होगा मौर्यन एम्पायर, मगध साम्राज्य पर। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम मगध साम्राज्य देखेंगे जिस पर मौर्यन, ओके, मौर्य अभी राज करेंगे। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग।